नमस्कार साथियों। चोसला जीवित ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के घटनाक्रम पर चर्चा करें। बांग्लादेश 1971 के पूर्व तक पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। पाकिस्तान एक भारत के ऊपर कश्मीर के और एक यहाँ पूरब में पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन बांग्लादेशी जो आज हैं वो स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। मुक्ति वाहिनी बनी और फिर 1971 में इसका विभाजन हुआ पाकिस्तान का, और एक नया देश बांग्लादेश हमारे उसमें आया 16 दिसंबर 1971। उसके बाद से बांग्लादेश चारों तरफ समुद्र से घिरा है। यहाँ गरीबी बहुत है, अकाल बहुत है, लेकिन धीरे 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 करके बांग्लादेश अपनी पटरी आता जा रहा था। गरीबों के बैंकर हैं यहाँ पे मोहम्मद यूनिस, प्रोफेसर यूनिस जो अरसास के प्राध्यापक हैं, चटगांव विश्वविद्यालय में थे, अमेरिका से पीएचडी करी। इनको 2006 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इन्होंने एक माइक्रो फाइनेंस बनाया था। उस माइक्रो फाइनेंस से बांग्लादेश की गरीबी को काफ़ी कुछ दूर किया। यहाँ की पहले प्रधानमंत्री थे जो शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने भारत की मदद से बांग्लादेश का गठन किया था। उन्हीं की बेटी शेख हसीना जो एक बार और भारत में शरण ले चुकी हैं, 6-7 साल रहीं। इनके पूरे परिवार को उपद्रवियों ने इनके घर में घुस के 18 लोगों को रक्त रंजित कर दिया था। जो प्रधानमंत्री आवास है वहाँ खून की नदियाँ बही थी। उस वक्त शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं थी, लंदन में थी, इसलिए वो बच गई थी। फिर भारत में उन्होंने शरण ली, इंदिरा गांधी ने शरण दी थी। 6 साल तक दिल्ली में रही। फिर उसके बाद वापस वो पहुंचती हैं बांग्लादेश में, सत्ता स्थापित होती है। 15 साल से सतत प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने बहुत काम किया, लेकिन इस बार मामला गड़बड़ा गया। अभी जनवरी में जो चुनाव हुए थे, विपक्ष ने बायकॉट किया था, बोले हम नहीं लड़ेंगे। इसके पहले के चुनाव में तो 300 में से 288 सीटें जीती थी, 80% हुआ था मतदान। लेकिन इस बार जो चुनाव हुए इसमें खाली इनकी पार्टी थी, बाकी पार्टियों ने, विपक्ष ने विरोध किया कि हम नहीं लड़ेंगे। और उसी वक्त से हालात बिगड़ना शुरू हुए धीरे धीरे। फिर इस बीच आरक्षण जो वहाँ था, शेख हसीना ने 30% आरक्षण उन लोगों के लिए किया जो 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई में लड़े थे। जो मुक्ति वाहिनी थी, मुक्ति वाहिनी के स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को 30% आरक्षण दिया। 53 साल बाद सरकारी नौकरियों में उनके लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था करी। और उससे उनका अपना वोट बैंक तो मजबूत हो गया। वो सोची थी कि धीरे धीरे मेरी स्थिति अच्छी हो जाएगी, लेकिन इसको वहाँ के छात्रों ने स्वीकार नहीं किया। वहाँ के 3 छात्र जिनकी चर्चा आ रही, एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, एक भाषा विज्ञान के और एक भूगोल के। इन तीनों ने धीरे धीरे विरोध करना शुरू करा, जिसे दबाने में कहीं ना कहीं शेख हसीना नाकामयाब रही। और हालात ये हो गए कि धीरे धीरे करते करते 5 अगस्त को सवेरे उनको बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। सेना ने भी साथ नहीं दिया। सेना ने कहा कि आप छोड़ जाइए, नहीं तो आप यहाँ सरेंडर करना पड़ेगा, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। बाहर उपद्रवियों की भीड़ है। इसके पीछे अब जो घटनाक्रम आ रहा है, धीरे धीरे बांग्लादेश जो एक अच्छी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा था। कोरोना काल में हालत खराब हुई थी, लेकिन आफ्टर कोरोना बांग्लादेश में बहुत बढ़िया। यहाँ का रेडीमेड गारमेंट वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया है। जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, लिवाइस है, लू कूपर है, ये जितनी कंपनियां सब यहाँ पे कपड़े बनवाती हैं। फुटबॉल यहाँ बनती है, खेलों के और भी सामान बनते हैं। ये बहुत बड़ा निर्यातक देश है बांग्लादेश। यहाँ पे 2.5 मिलियन महिलाओं को रोजगार मिलता है। यहाँ पे महिलाएं 2.5 मिलियन महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करता है। यहाँ कई कंपनियां हैं, देशों की कई कंपनियां आई हैं, और यहाँ पे अब धीरे धीरे उच्च महंगाई दर बढ़ती जा रही है। और यहाँ हालात ये हो रहे हैं, अब पिछले 3 दिनों से 5 तारीख को
घटना शुरू उसके पहले से चल रहा था, तोड़-फोड़, आगजनी होती थी, शेख हसीना मना करती थी लेकिन मानते नहीं थे। तो वो सोच रही थी कि धीरे-धीरे दब जाएगा, उनने विरोधियों को जेल में डालना शुरू कर दिया। जेल में थे विरोधी, लेकिन उसके बाद के हालात इतने बिगड़े कि 5 तारीख को दोपहर में उनको भारत में अज्ञात स्थान पे शरण लेना पड़ी। अभी वार्ता चल रही है, अब कौन-सा देश उनको देगा कि नहीं देगा। यहाँ महत्वपूर्ण देखिए 57 मुस्लिम राष्ट्र हैं लेकिन किसी में भी नहीं गईं वो भारत आई हैं। उनको मालूम है हम कहीं सुरक्षित नहीं हैं। अब या तो ब्रिटेन में उनकी बहन है वहाँ जा सकती हैं, फ़िनलैंड की भी चर्चा हो रही है या फिर भारत में ही अगर समझौता हो गया, तो भारत में। अभी कुछ स्पष्ट नहीं है कहाँ रहेंगी। यहाँ पे उच्च बेरोज़गारी दर है, विदेशी मुद्रा की बिगड़ती स्थिति है, हालात तनावपूर्ण हैं, रोज़गार नहीं है, 30% आरक्षण के चक्कर में तो छात्रों ने बहुत बवाल खड़ा किया। और छात्रों की अराजकता के चक्कर में पूरे बांग्लादेश की हालत खराब हो गई, सियासी उलटफेर हो गया। अब इसके कारण 2-3 चीज़ों पे हमें सतर्क रहना है। एक तो भारत के चारों तरफ के जो देश हैं, भले ही बहुत छोटे हैं, लेकिन सब में अराजकता फैली हुई है। अफ़गानिस्तान में तालिबानी सत्ता है, पाकिस्तान का तो राग हम जानते हैं, वहाँ मिलिट्री शासन है, इमरान खान को अपदस्थ कर दिया गया। इसके बाद नेपाल में भी राजशाही खत्म हो गई, नेपाल में भी अराजकता है। फिर मालदीव में देखिए, आपके रोहिंग्या मुसलमान आ ही रहे हैं वहाँ से। बांग्लादेश में भी सत्ता परिवर्तन हो गया। लंका में भी 2 साल पहले हुआ था। लंका में भी इसी प्रकार से वहाँ के राष्ट्रपति बाटमोर को भागना पड़ा था। यहाँ शेख हसीना को भागना पड़ा, उनके महल पे कब्जा कर लिया और जो तस्वीरें आ रही हैं देखिए जनता जो है इतनी ज़्यादा नाराज़ है। ऐसा कई पहले भी हुआ है, इजिप्ट वगैरह में भी हो चुका है कि शासनाध्यक्ष के सामान को लूट-खसोट करती है और यही हुआ। लेकिन अभी समस्या क्या है हमारे यहाँ कि भारत के चारों तरफ अगर देखें, हमारी चारों तरफ की सीमाएँ पड़ोसी मुल्कों से जहाँ पे अराजकता फैली हुई, जहाँ प्रजातंत्र नहीं है और प्रजातंत्र ना होने से अब यहाँ वैसे भी बांग्लादेश से घुसपैठ होती रहती थी, जो कि पश्चिम बंगाल में आए तो पश्चिम बंगाल के कई जिले तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण बहुत बड़े वोट बैंक के चक्कर में आ गए। इसीलिए देखिए एक घटनाक्रम कि अभी कल सवेरे जो बैठक थी भारत में, प्रधानमंत्री ने आयोजित की थी सभी सर्वदलीय बैठक, उसमें टीएमसी नेता ममता बनर्जी का रुख बदला हुआ था। उन्होंने कहा हम भारत सरकार के साथ हैं। उनको खुद लग रहा है कि एक समय तो बहुत अच्छा लगा था कि वहाँ पे आ रहे थे, उनके वोट बैंक बढ़ रहा था। घुसपैठिए जो आ रहे थे बांग्लादेश से, उन्होंने आधार कार्ड भी बनवा लिया है, मकान भी बना लिए, उनको सरकार की मदद भी मिली है और वोट बैंक भी बन गए। लेकिन अब उनको लग रहा है कि जब वो शेख हसीना के नहीं हुए तो कहीं मेरे खिलाफ आंदोलन ना करें, कहीं यहाँ पे वो प्रॉब्लम ना खड़ी करें, तो वो भी कह रही हैं हम भारत सरकार के साथ हैं। तो अब धीरे-धीरे एक समस्या बन रही है। एक अनुमान है कि लगभग 1 करोड़ हिंदू वहाँ बॉर्डर पे तैयार हैं कि जैसे ही मौका मिले हम भारत में एंटर कर जाएँ, क्योंकि वहाँ पे जो हालात बन गए हैं, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, क्रिकेटर लिटिन दास के घर को जला दिया गया, एक अवामी लीग के नेता हैं उनके होटल भी जला दिया, जिसमें अंदाज तो ये बताया जा रहा है कि 100 से अधिक लोग मरे हैं शेख हसीना के छोड़ने के बाद, लेकिन ये संख्या 400 से ऊपर है। इसके पहले भी 60-70 लोगों की हत्या हो चुकी है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ का जो इस्कॉन टेम्पल है, जिसने 1971 में जब बांग्लादेश बना था, 6 से लेके साल भर तक फ्री खाना खिलाया था और उस मंदिर में भी तोड़-फोड़ की गई है। हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को कहा जा रहा है आप बांग्लादेश छोड़िए, मुस्लिम राष्ट्र है। अभी वहाँ अंतरिम सरकार की चर्चा चल रही है। मोहम्मद न्यूज़ की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, उनको बनाया जा सकता है। माइक्रो फाइनेंस के ज्ञाता हैं। लेकिन भारत के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है कि अभी घुसपैठ बढ़ेगी। अब अगर 1 करोड़ हिंदू भी आ गए, तो भारत की अर्थव्यवस्था को 1 करोड़ बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगी। हमारे बॉर्डर पे हमको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। जब बाहरी जनता आती है, क्योंकि 1971 के समय भी हज़ारों बांग्लादेशी हमारे यहाँ आए थे और उस वक़्त इंदिरा सरकार को शरणार्थी के रूप में रखना पड़ा था और दिल्ली में तो अराजकता जो फैली है, दिल्ली की हालत ख़राब है, इन्हीं बांग्लादेशियों के कारण है और सब जगह है। इन पे शरणार्थियों पे टैक्स भी लगाया गया था। अघोषित टैक्स था, वो टिकट में लगता था, रसीदी टिकट में, डाक टिकट में, सब में लगाया गया था, जिससे कि भारत में इनका पालन-पोषण हो सके। अब अगर ये आते हैं, जो भारत अभी तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, उसमें कुछ रुकावट आ सकती है।
हमारे यहाँ हालात खराब हो सकते हैं, सामाजिक सरोकार बिगड़ सकते हैं। और धीरे धीरे जब भारी लोग अगर आ गए, अभी घुसपैठिए भी आएंगे, कुछ आतंकवादी भी इस रास्ते वो घुसना चाह रहे हैं, ये हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे सामाजिक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन रहा है। भारत में वैसे ही इतनी ज़्यादा आबादी है कि हम अपनी ही आबादी को ना रोजगार दे पा रहे हैं, ना अच्छे मकान दे पा रहे हैं, ना सड़कें दे पा रहे हैं, ना यातायात कोई दबाव को खत्म कर रहा है। फिर अगर ये 1 करोड़ आते हैं तो अब देखिए, पूर्वोत्तर राज्य में वैसे भी अशांति चल रही है। वहाँ पे कुकी जनजातियों का जो आंदोलन चल रहा है पिछले 1 साल से, वो अभी थमा नहीं है। अब वो भी अशांत है, फिर बांग्लादेश अशांत है, म्यांमार से भी रोहिंग्या आ रहे हैं। तो ये पूर्वोत्तर भारत हमारा पूरी तरह से अशांत है, जो आने वाले ये सियासी उलटफेर भारत के लिए बहुत ही खतरा साबित हो सकता है। जब यहाँ से एंटर होंगे तो ये भारत के लिए भी नुकसानदेह है। भारत में भी सामाजिक सरोकार बिगड़ेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, हमारी सामाजिक व्यवस्था बिगड़ेगी, हमारा जो धार्मिक ताना बाना है, गंगा जमुनी तहजीब, वो बिगड़ेगी। और ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे लिए एक चिंता का सबब है, क्योंकि अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा पूर्वोत्तर हिस्सा जो है भारत का पूर्व, ये बहुत खतरे से जुड़ा। पश्चिम में पाकिस्तान का खतरा होता है, लेकिन इन सब के बीच में अदृश्य शक्ति जो है चाइना है। चाइना तो वैसे भी उत्तर भारत में एंट्रेंस करना चाह रहा है, और चाइना की रणनीति के तहत उसने लंका को भी तबाह किया, कर्जा देके बांग्लादेश को कर्ज दे के तबाह कर दिया। और बेसमेंट अपना लंका में भी बना रहा है, बांग्लादेश में बना रहा है, नेपाल उसके कब्जे में करीब करीब होता जा रहा है, पाकिस्तान उसके कब्जे में है, अफगानिस्तान में तालिबानी जो हैं उनके कब्जे में। अब चारों तरफ आपके जब अराजकता फैली होगी, तो उस अराजकता की लपटों से कहीं ना कहीं हम भी प्रभावित होंगे। इसलिए आज हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि सरकार और विपक्ष दोनों को संयुक्त होकर अपने आपसी द्वंद्व छोड़ के संसद में बैठ के एक रणनीति बनाना पड़ेगी। हमको अपनी सेना के हाथ मजबूत करना पड़ेंगे, जिससे कि इस प्रकार की जो ताकतें वहाँ सिर उठा रही हैं, उनसे भारत सुरक्षित रहे। तो बांग्लादेशी घुसपैठ जो है खाली शेख हसीना के जाने से ख़त्म नहीं होगी। हमारे लिए वैसे एक अवसर भी है। आपदा में अवसर की जब बात होती है तो एक अवसर भी है। बांग्लादेश का जो रेडीमेड गारमेंट है, वो अभी ठप्प पड़ा हुआ है। वहाँ मैंने बताया ना, 2.5 मिलियन महिलाएं के हाथ में रोजगार है, तो वो वहाँ ठप है। विदेशी कंपनियां वहाँ से शिफ्ट होंगी। तो भारत के कुछ शहर जैसे कानपुर तो कपड़ा उद्योग के लिए बहुत फेमस था, त्रिचूर है, आपका इंदौर है, सूरत है, मुंबई है, इन शहरों में हम रेडीमेड गारमेंट्स को फिर से बढ़ावा दे सकते हैं। और बांग्लादेश के पास जो है वो विदेशी ताकतें हैं, जो विदेशी शक्ति है, विदेशी मुद्रा आती है, विदेशों से लोग काम करवाते हैं, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां अमेरिका की, ब्रिटेन की वहाँ पे जो काम करवा रही हैं, वो भारत में शिफ्ट हो जाएंगी। और वो जब भारत में शिफ्ट होएंगी तो निस्संदेह हमारा निर्यात भी बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा भी बढ़ेगी, और वो हमारे लिए फायदेमंद है। तो मैंने कहा ना, आपदा में अवसर के लिए हमको बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है, लेकिन ये तभी संभव है जब भारत में भी एक रणनीति के तहत काम किया जाए। यहाँ पे विदेशी मुद्रा हमारी बढ़ेगी, बेरोजगारी दर जो है वो कुछ नियंत्रण में आएगी, क्योंकि नए उद्योग आएंगे, कपड़ा उद्योग, तो लोगों को काम मिलेगा। लेकिन वहीं चीन और पाकिस्तान से भी हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है एक बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए। और आज हमारे सामने परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि पड़ोस में भारत के पड़ोस में जितने भी देश हैं, सब में विरोधी ताकतों को बढ़ावा चीन दे रहा है, इन और उन पे धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। तो एक जो स्ट्रेटजी के तहत भारत को यहाँ पे काम करना होगा। एक परीक्षा की घड़ी है, मैं समझता हूँ इस परीक्षा की घड़ी में भारत हमेशा आगे निकला है, इस बार फिर हम सफल होंगे। हाँ, बांग्लादेश के जो उद्योग है, जो अभी दिक्कत में है, उसमें सेंधमारी भारत करके अपने आप को स्थिति बना सकता है। अब बॉर्डर को हमें सुरक्षित करना होगा, बंद करना होगा बांग्लादेश से सटे हुए बॉर्डर को, जिससे वहाँ जो घुसपैठ का रास्ता था, जो आने वाले हैं, वो सुरक्षित हो सके। शरणार्थियों की एक बार जो हमने 1971 में जो बांग्लादेशी शरणार्थी आए थे, आज तक उनका दंश हम झेल रहे हैं। जबलपुर में भी एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को यहाँ बांग्लादेश बना हुआ, कॉलोनी का नाम ही बांग्लादेश वहाँ रखे जाते थे। और रायपुर में भी
माना एयरपोर्ट है, वहाँ पहले बांग्लादेशी कॉलोनी ही थी, ये सब शरणार्थी हैं। तो ये धीरे-धीरे पूरे उसमें आ गए हैं और कहीं न कहीं ये कुछ गलत गतिविधियों में भी सम्मिलित हैं। कई बार इनका हाथ पाया गया है। रोहिंग्या मुसलमान तो आप देखिए आपके यहाँ अराजकता फैला ही रहे हैं, वो आए थे म्यांमार से अभी 2 साल पहले। अब यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण असम और पश्चिम बंगाल हमारे अशांत कर रहे हैं। अब ये अगर शरणार्थी के रूप में हम इनको लेते हैं, तो 2 टूक इनके साथ मनाही करना पड़ेगी क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो परीक्षा की घड़ी है, इस परीक्षा की घड़ी में विरोधी ताकतों को की जो बढ़ रही ताकत है, उनकी बढ़त को हम रोकने में कामयाब होंगे। इस पे आपके क्या विचार हैं? आप ज़रूर कमेंट कीजिए।